Hello everyone, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll continue our chapter Markets and Marketing. And Markets and Marketing में लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग एंड नेचर ऑफ सर्विसेज देख लिया था, ठीक है, और उसके कुछ फीचर्स देखे थे. तो प्रोडक्ट्स का डिस्कशन हो चुका है, सर्विसेज की मीनिंग एंड उसके फीचर्स डिस्कस हो चुके हैं. अब इस वीडियो में वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि कौन सी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होती हैं, ठीक है. सो व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज? क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सर्विसेज. तो देखिए वेरियस टाइप की सर्विसेज होती हैं, ठीक है. एक एक करके उन सारी टाइप को पढ़ेंगे. बहुत ही ब्रीफ में आपको पढ़ना है, बिकॉज अगर आपको एग्जाम में जैसे आएगा कि वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या है, तो आपको बस 5 to 6 सर्विसेज को उसके बारे में थोड़ा सा लिखना रहेगा कि किस टाइप की सर्विसेज हैं एंड किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस ये सर्विस हमें देती हैं, ठीक है. जैसे कि फर्स्ट आपका आ रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज. अब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं? देखो फाइनेंशियल वर्ड कहाँ से आया? फाइनेंस से आया. फाइनेंस क्या होता है? मनी से रिलेटेड, ठीक है. अब ये जो सर्विसेज है ये हम जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक है. बिजनेसमैन भी ये सर्विसेज अवेल करते हैं, जनरल पब्लिक भी अवेल करती है. अब मनी से रिलेटेड कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मनी से रिलेटेड टास्क देखती हैं? वो होती हैं बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. अब जैसे हम लोग हमें क्या बैंक में होता है, हम जाते हैं अपने मनी को लेकर जाते हैं या अपना गोल्ड वगैरह लेकर जाते हैं एंड उसको क्या करते हैं, बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, बैंक्स क्या करती है, उसी अमाउंट में से जो उसके पास आता है फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स, वो जिनको ज़रूरत होती है उनको लोन्स ग्रांट करती है, ठीक है, लोन देती है, कर्ज देती है. तो यही फाइनेंशियल सर्विसेज है. अब अगर आप सर्विसेज की जो अगर आप बात करो फीचर्स उसको कंपेयर करो फाइनेंशियल सर्विसेज से, तो सारे फीचर्स सेटिस्फाई हो रहे हैं. जैसे पहला था इंटेंजिबल. तो देखो फाइनेंशियल सर्विस में अगर आप देखो कि बैंक आपके मनी को रख रहा है, ठीक है, एंड आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ जनरल यूटिलिटी और डिफरेंट टाइप के आपको क्या कहते हैं फंक्शंस भी प्रोवाइड कर रहा है. तो इससे क्या है, क्या ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा. ये एक सर्विस है, इंटेंजिबल चीज़ है, किसी प्रोडक्ट की तरह ये नहीं है, ठीक है. अलग अलग बैंक्स में जो कस्टमर्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, जो भी बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं. तो वेरिएबल होती है सर्विसेज. ये नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर बैंक में जैसी सर्विस मिल रही है उसी सेम तरीके से दूसरे बैंक में मिलेगी, ठीक है. तो इस तरीके से आप सर्विसेज को कंपेयर कर सकते हो. तो फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली क्या है? वो सर्विसेज जो हमें बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में मिलती है. और ये किससे रिलेटेड होती हैं? ये रिलेटेड होती हैं आपकी डिपॉजिट्स. जैसे बैंक्स क्या करती हैं, दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड लोन्स वगैरह ग्रांट करती हैं, ठीक है. अब अगर हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ सर्विस में, तो सेकंड आपकी कहती है इंश्योरेंस सर्विसेज. देखो इंश्योरेंस सर्विसेज तो आप सबने सुना होगा कि हम सब अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है जो बिजनेसमैन होते हैं, मरीन इंश्योरेंस होता है जिनका जनरली बिजनेस आपका सी के थ्रू होता है, ठीक है. तो ये डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस होते हैं जो हम लोग अवेल करते हैं, ठीक है. अब ये जो इंश्योरेंस क्या, ये भी इंश्योरेंस सर्विस है. इंश्योरेंस सर्विस में अगर आप देखो तो बेसिकली होता ये है कि जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, या लाइफ की छोड़ो फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं, ठीक है. अब डिफरेंट बिजनेसमैन है, ABCD 4 बिजनेसमैन हैं. चारों को फायर इंश्योरेंस करवाना था. चारों गए इंश्योरेंस कंपनी के पास, सेम कंपनी के पास, और वहाँ उन्होंने अपना फायर इंश्योरेंस करवा लिया. अब इंश्योरेंस करवाने के बाद होता क्या है, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है हर मंथ डिपॉजिट करनी होती है. तो A, B, C और D चारों के चारों जो भी उन सब ने आपका फायर इंश्योरेंस करवाया है, तो वो सब पेमेंट करेंगे, ठीक है. हर मंथ की वो पेमेंट करेंगे, जैसे किसी भी टाइप की वो इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है. अब क्या होगा, देखो ज़रूरी तो नहीं कि जितने चारों लोग हैं उन चारों को एक फायर लॉस सफ़र करना पड़े, ठीक है. चारों के बिजनेस में कोई ऐसी लॉस हो जो फायर की वजह से अकर हो रही हो, ठीक है. क्राइटेरिया होता है कि आपको कब इंश्योरेंस मिलेगा. अब जैसे क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फायर से तो हम आपको फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है. तो अब ABCD चारों ने इंश्योरेंस लिया है, पर ऐसा तो नहीं चारों के चारों को ये लॉस सफ़र करना पड़ेगा. लॉस उनमें से शायद कोई एक या शायद 2 लोग सफ़र करें, या मे भी किसी को सफ़र ना करना पड़े. तो अगर बाय चांस C जो है उसको एक लॉस हो रहा है, फायर लॉस हो रहा है कि उसके कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि उसके जो भी वेयर हाउस है वहाँ पर आग लग गई, तो अब क्या होगा, जो वो इंश्योरेंस कंपनी ने चारों से फॉर दिस फायर इंश्योरेंस जो चारों से मनी उन्होंने ली है,
जो मंथली लेते आ रहे थे, उसी से वो अमाउंट सी को पे करेंगे जो उसने सी को प्रॉमिस करी है कि वो सी को पे करेंगे जब उसको कभी फायर वाला लॉस सफ़र करना पड़ेगा। फायर इंश्योरेंस में, ये किसी भी टाइप के इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब हम, जैसे अगर हम किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो जब वो चीज़ हम मतलब कि एक्चुअली में सफ़र करते हैं तो उस टाइम पे वो इंश्योरेंस कंपनी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस है तो जब हेल्थ खराब होगी तो वो पैसे दे देगी, अगर फायर इंश्योरेंस करवाए तो जब आग लगेगी तो वो पैसे दे देगी, लाइफ इंश्योरेंस करवाए तो डेथ होने पे वो पैसे देगी। तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास कहाँ से आते हैं वो पैसे? वो आते हैं जब उस पर्टिकुलर टाइप का इंश्योरेंस कई सारे लोग करवा लेते हैं और उसके लिए अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते हैं, तो उससे उनके पास पैसा आता है। लॉस सारे सफ़र नहीं करते, जो सफ़र करता है उसको वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इंश्योरेंस का, एकदम बेसिक आइडिया आपको दिया गया है। तो अब ये जो इंश्योरेंस है ये भी एक सर्विस है, ये भी एक इंटेंजिबल चीज़ है, इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, ये भी वेरिएबल करती है, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ यूज़ करती है, डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये एक सर्विस है इंश्योरेंस सर्विस। और इंश्योरेंस सर्विस में अगर आपको पूछा जाए क्या लिखना है तो यही बताना कि भाई इसमें इंश्योरेंस दिया जाता है। इंश्योरेंस का ये एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं है इसमें, कि इंश्योरेंस सर्विसेज जो होती हैं इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस होते हैं जैसे कि फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। मरीन क्या होता है? मरीन देखो आपका सी से रिलेटेड है, तो जो भी सी से रिलेटेड गुड्स वगैरह अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए, तो ये इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई। अब अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड सर्विस हमारी आती है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब देखो ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्ट का सिंपल सा मतलब है अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिस भी व्हीकल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है ट्रांसपोर्ट अगर हमें करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए जाने के लिए, तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। आपको देखो ये एकदम बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन है, ये अगर आपको ये आता है तो आपके 6 नंबर पक्के हैं, बिकॉज इसमें क्या है कुछ ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना नहीं है, 2-2 लाइन लिख के आनी है हर पॉइंट के लिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में क्या है तो बेसिकली जो होती हैं वो होते हैं रेलवेज, फिर रोडवेज, फिर अगर आप बात करो तो होते हैं आपके शिपिंग एंड एयरवेज, शिपिंग एंड एयरवेज। तो रेलवेज डेफिनेटली ट्रैक्स में ट्रेन से रिलेटेड है, रोडवेज आपका रोडवेज जितना हो रहा है बस एंड बाकी जितने व्हीकल्स आपको रोड्स पे दिखते हैं। शिपिंग में शिप एंड ऑल दैट जो भी यूज़ हो रहा है फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इवन पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड एयरवेज आपका एयरप्लेन्स एंड ऑल दैट, हेलीकॉप्टर्स। तो क्या है ये जो ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज है ये क्या प्रोवाइड कर रही है? रेलवेज, रोडवेज, शिपिंग एंड एयरवेज से पैसेंजर्स को एंड कार्गो को। कार्गो क्या होता है? कार्गो होते हैं गुड्स। ठीक है, जो गुड्स मतलब कि फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में जो डील करी जा रही है जिन गुड्स को, उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए एंड पैसेंजर्स लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई। अब अगर फोर्थ हम बात करें तो फोर्थ आपकी आती है वेयर हाउसिंग सर्विसेज। अब ये जो वेयर हाउसिंग टर्म है ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी देखा एंड उसके बाद 10th में भी आप देख रहे हो। वेयर हाउसिंग क्या होता है? आपको पता है कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए ताकि वो ख़राब ना हो जाए उसको वेयर हाउस में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देखोगे कि ये जो वेयर हाउसिंग सर्विस है तो आप बोलोगे कि वेयर हाउस में जो सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है टू द बिजनेसमैन। सिंपल सी बात है, वेयर हाउस जो दिए जा रहे हैं बिजनेसमैन को जिसमें वो क्या कर रहे हैं अपने गुड्स को स्टोर करके रख रहा है फ्यूचर यूज़ के लिए, ये सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। एक और चीज़ बस इसमें बताई गई है कि वेयर हाउस के साथ एक और टर्म है और कोल्ड स्टोरेजेस। कोल्ड स्टोरेजेस, कोल्ड स्टोरेजेस क्या है? देखो कुछ गुड्स होते हैं जिनको ठंड की जगह पे, जैसे आप कुछ आप चीज़ें लाओगे तो उसमें क्या होता है, उसमें मेंशन होता है कि कीप इट इन अ कूल प्लेस। ठीक है, या कुछ चीज़ें जिनको ठंडी जगहों पर रख कर ही हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वेयर हाउस में रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बने होते हैं। तो वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ये 2 टाइप की चीज़ें हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं बिजनेसमैन को स्पेशली, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में गुड्स को स्टोर करना पड़ता है बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये आपका 4th टाइप की सर्विसेज थी। अब अगर हम 5th देखें तो 5th आपका कह रहा है कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है? वैसे तो अगर आप देखो तो कम्युनिकेशन जैसे कि
अगर आप एज अ चैप्टर ऑफ कॉमर्स देखो तो कम्युनिकेशन जो है आपने 9th में पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि सिंपल अगर आप टर्म्स में बात करो कि इसकी डेफिनेशन क्या, तो डेफिनेशन कम्युनिकेशन तब आपकी होगी जब जो मैसेज भेजा गया है, ठीक है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, जिसने स्टार्ट करी कॉन्वर्सेशंस, जो स्पीकर है उसका मैसेज लिसनर के पास चला जाए, लिसनर उस मैसेज को समझ ले एंड उसके बाद वो उसका फीडबैक दे और वो फीडबैक फिर से स्पीकर के पास आ जाए, तो एक कम्युनिकेशन पूरी होती है। अब ये तो पूरा चैप्टर है जिसमें आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें पढ़ोगे जो आपके 9th में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या है, हम कैसे अपने लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें, जैसे कि हमारे पास पोस्टल सर्विसेज है, ठीक है। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग या फिर कोई ही होगा जो कि पोस्टल सर्विसेज का यूज़ कर रहा है, लेटर वगैरह भेज रहा है, ठीक है। तो बट फिर भी ये सर्विसेज यूज़ हो रही, कई डिफरेंट टाइप की चीज़ों में यूज़ हो रही है। अभी मेनली ऑफिशियल वर्क के लिए अभी भी पोस्टल सर्विसेज का यूज़ हो रहा है। देन उसके बाद अगर आप देखो तो टेलीफोन्स, ठीक है, टेलीफोन्स या मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जो भी बोल दो, ये इसी के अंदर आ जा रहा है। इससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। एंड उसके बाद अगर आप बात करो तो इसमें बताया गया इंटरनेट। ना इंटरनेट आज के टाइम पे बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिससे हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इवन उन लोगों से जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, ठीक है। तो वही है, कम्युनिकेशन सर्विसेज भी हमें अलग अलग मिल रही है। अब ये भी देखो इनटैंजिबल है, आप किसी से कम्युनिकेट करें उसमें क्या टैंजिबल है, आप टैंजिबल हो, वो पर्सन टैंजिबल है, लेकिन जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो बातचीत हो रही है, जो आइडियाज़ और मैसेज का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्या वो चीज़ आपको दिख रही है, वो प्रोसेस होता हुआ दिख रहा है, दैट प्रोसेस इज़ नॉट विजिबल, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की तरह वो विजिबल नहीं है, वो टैंजिबल चीज़ है, ठीक है। अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट कर, जैसे पोस्टल सर्विसेज है, ठीक है, पोस्टल सर्विसेज अलग अलग जगह की अलग तरीके से होती हैं, टेलीफोन सर्विसेज अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन को सर्विस की तरह आपको बताया जाएगा कि कम्युनिकेशन सर्विस क्यों है, ठीक है। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल को कंपेयर करना है तो आपको डेफिनेशन पर वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में आप सर्विसेज के फीचर्स को देखो, ठीक है, क्या वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से जब आप एनालाइज करके पढ़ोगे पूरे चैप्टर को तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वही है। अब देखो इन बेसिकली ये जो टाइप ऑफ सर्विसेज है इसमें हमें करना बस ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि बस आपको सर्विसेज के ये हेडिंग्स देखने, ये कीवर्ड्स हैं। फाइनेंस सर्विसेज लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, यहाँ पे वेयर हाउस सर्विसेज लिख दोगे वो भी गलत हो जाएगा। सही है वो चीज़, लेकिन वो जनरल टाइप का वर्ड है, ठीक है। कॉमर्स में आपको कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 5 टाइप की सर्विसेज अभी हम लोगों ने देख ली। अब इसके बाद आगे के जो सर्विसेज उनको भी देख लेते हैं। एंड इन जो भी आपकी ये हेडिंग्स है आपकी सर्विसेज की, उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज एग्जाम्पल पे भी मार्क्स होते हैं, हेडिंग पे मार्क्स होते हैं एंड उसके बाद एग्जाम्पल्स पे मार्क्स होते हैं। एंड अगर आपकी कोई मतलब कि लंबा आंसर है देन उसमें आपके जो कीवर्ड्स बीच बीच में आएंगे उन पे भी मार्क्स होंगे, ठीक है। अब अगर आप देखो कि कम्युनिकेशन सर्विसेज के बाद 6th आपका आ रहा है फूड एंड लॉजिंग सर्विसेज। देखो अब इसमें भी आपको जो है इससे हेडिंग से ही पता चल जाएगा, फूड एंड लॉजिंग। फूड मतलब देखो फूड खाने के लिए, हम खाना खाने के लिए कहाँ जाते हैं, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ठीक है। लॉजिंग का क्या मतलब होता है, लॉजिंग का मतलब होता है कहीं पर रुकना, स्टे करना, ठीक है। स्टे हम कहाँ करते हैं, स्टे हम करते हैं होटल्स में, ठीक है। तो ये जो रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हमें फूड एंड लॉजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, फूड खाने पीने की एंड लॉजिंग रहने की, ठीक है। तो ये भी आपकी एक टाइप ऑफ सर्विस होती है, ठीक है। अब इसमें क्या बताइए कि होटल्स, गेस्ट हाउसेज, रेस्टोरेंट्स ये फूड, ड्रिंक एंड अकोमोडेशन रहने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6th टाइप ऑफ सर्विस। अब अगर हम 7th देखें तो 7th आपकी होती है एंटरटेनमेंट सर्विसेज। एंटरटेनमेंट सर्विसेज, तो देखो आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट की अगर आप बात करो तो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन था। देखो यहाँ पर किन की बात हो रही है, जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, बॉडीज़ जो हमको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि क्या है, सिनेमाज, थिएटर्स, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया इसमें क्लब्स हो गए, पार्क्स हो गए, सर्कस, मैजिक शो, यही सब आपके हैं। तो ये
क्या है, ये हमें एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सिनेमा में जाओ, मूवी देख लो, थिएटर में जाओ, कोई प्ले देख लो, सर्कस में जाओ, ठीक है, मैजिक शोज देखो जाके। तो ये क्या है, यहाँ पर हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, ठीक है। अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमें हमको जो क्या सर्विस मिल रही है, एंटरटेनमेंट सर्विस मिल रही है। अब अगर आप बोलोगे कि भाई हम सिनेमा में जाते हैं या हम क्लब्स में जाते हैं, वहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप की चीज़ें अवेलेबल होती है, वहाँ पे सीट्स होती है बैठने के लिए, डिफरेंट टाइप की गेम्स हो रहे होते हैं, अगर आप क्लब्स की बात करो, या फिर अगर सिनेमा की बात करो, देन देयर इज़ दैट स्क्रीन जिसपे आप मूवी देखोगे एंड ऑल दैट। तो ये सब तो ठीक है, टैंजिबल चीज़ है, ये प्रोडक्ट्स आप इनको देख सकते हो। लेकिन जो आपको वो देखने के बाद या फिर उस क्लब में आप जब आप पार्टी कर रहे हो उसके बाद जो आपको एक एंटरटेनमेंट की जो फीलिंग आ रही है, वो क्या है, क्या आप उसको देख पा रहे हो? वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, आप उसको नहीं देख सकते हो, और वो ही इंटैंजिबल है, इसीलिए सर्विसेज को इंटैंजिबल बोला गया है। आप एक सिनेमा में जाओगे, वहाँ के सर्विसेज अलग होगी, दूसरे सिनेमा में जाओगे, वहाँ पे सर्विसेज अलग होंगी, ठीक है, और उसी से हम कंपेयर कर सकते हैं सर्विसेज को। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करो तो प्रोडक्ट्स में क्या है, अगर आप मारुति की कार ले रहे हो जाके, और वो आपको एक जगह से, एक सिटी से ले रहे हो, एंड सेम मारुति कार आप दूसरे सिटी से ले रहे हो, देन उन दोनों कार में कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्यों है? बिकॉज प्रोडक्ट्स जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। यहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड होता है, उसी टाइप के होते हैं। सर्विसेज क्या है, अलग अलग जगह की अलग होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, 7th आपकी 7 हो गई है टाइप्स ऑफ सर्विसेज, 8th टाइप ऑफ सर्विस की बात करते हैं। एंड 8th टाइप ऑफ सर्विस है आपकी पर्सनल सर्विसेज। अब पर्सनल सर्विसेज में क्या आता है, जैसे कि टेलरिंग, आपको कुछ अगर टेलर मेड आपको प्रोडक्ट, टेलर मेड क्लोथ्स चाहिए आपको, ठीक है, तो आप टेलर के पास जाते हो, ठीक है, कुछ आपको ठीक करवाना अपने क्लोथ्स में, तो आप टेलर के पास जाते हो। उसके बाद आपका आता है ब्यूटी पार्लर्स। तो अगर आप देखो ब्यूटी पार्लर में अगर आप जा रहे हो, एंड दैट जो भी वहाँ पर आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको हेयर ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर फेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपको वो वहाँ पे सर्विस मिल रही है, वो सर्विस क्यों है? बिकॉज वो इंटैंजिबल चीज़ है। टेलर आपको गुड्स बनाकर दे रहा है, आपके जो भी क्लोथ्स उनको सही करके दे रहा है, तो क्लोथ्स तो चलो आपके प्रोडक्ट है, लेकिन वो जो चेंज आया क्लॉथ में, जो उसने अपने दिमाग यूज़ करके, अपनी स्किल यूज़ करके बनाया है, वो अलग चीज़ है, वो आप नहीं देख सकते, वो इंटैंजिबल चीज़ है, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि पर्सनल सर्विसेज में यहाँ पे देखो पर्सन टू पर्सन जो इंडिविजुअल होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब कई बार जैसे आप कहते हो कि आपके जानने वाले होते हैं, वो बताते हैं कि ये वाले टेलर के पास जाओ, ये ज़्यादा अच्छे आपको कपड़े सिल के देगा, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। सर्विसेज वेरिएबल होती है। तो 8 टाइप ऑफ सर्विसेज होगी ना। 9th टाइप ऑफ सर्विस लास्ट है, इसको देखते हैं, एंड फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस खत्म हो जाएगा। ये है आपका रिपेयर सर्विसेज। अब रिपेयर सर्विसेज भी हर जगह की अलग होती है, ठीक है। आप अपनी बाइक को रिपेयर करने या कार को रिपेयर करवाने जा रहे हो, तो एक जगह जाओगे, वहाँ पे रिपेयरिंग आपको अलग तरीके, कोई और होगा जो रिपेयर करके देगा, ठीक है। फिर आपके कार में सेम फॉल्ट होता है, आप दूसरी जगह दिखा रहे हो, वहाँ पर अलग तरीके की सर्विस होगी। तो रिपेयर सर्विस क्या है, कार्स हो गए, स्कूटर्स हो गए, बाइक्स हो गए, इन सब में जो रिपेयरिंग चाहिए, ट्रक्स वगैरह, तो रिपेयरिंग की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो पर्सन, ये आपकी एक और टाइप ऑफ सर्विस है। तो सर्विसेज का टॉपिक बहुत ही एकदम सिंपल सा है, क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं था। आप ये सब इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हो, बैंक्स आपको पता है, इंश्योरेंस के बारे में पता है, आपको टेलर्स, ब्यूटी पार्लर्स के बारे में पता है, उसके बाद आपको एंटरटेनमेंट जो भी सर्विस मिल रही है उनके बारे में पता है। सो ये बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ में सर्विसेज और प्रोडक्ट्स इन दोनों से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। इवन इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन दिस यूट्यूब, तो उसमें क्या है, आप इंटरनेट सर्विस का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप उसके साथ अगर नोट्स बना रहे हो, कुछ लिख रहे हो, देन आप प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो वी आर सराउंडेड बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो वही प्रोडक्ट एंड सर्विस में यही था, सर्विस में आपने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि सर्विस एंड प्रोडक्ट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब तक वैसे तो आपको डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे, बिकॉज देखो हर पॉइंट में आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस को डिफ्रेंशिएट करके बताया गया है। लेकिन एज़ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप चाहते हो कि पूरा अच्छे से आपको जैसे लिखा जाता है आंसर उस तरीके से बताया जाए, तो एक चीज़ बस अब हमेशा ध्यान रखना जो बताई जाएगी अभी, कि डिफरेंसेस किस तरीके से लिखने चाहिए। अगर हम बात करें डिफरेंसेस बिटवीन
प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब भी डिफरेंसेस आपको लिखने होंगे अपने एग्जाम में, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 ही के बीच में डिफरेंस आएगा, जनरली 3 के बीच में आता है देन कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इसमें अगर 2 के बीच में डिफरेंस है तो 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट आपका होगा बेसिस। बेसिस क्या है आपके बुक में भी दिया हुआ है। देन आपका होता है जो भी आपके डिफ्रेंशिएट करने हैं, जैसे प्रोडक्ट्स, एंड देन आपका सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बेसिस क्या है? ये बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है बेसिकली, कि किस बेस पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट के बीच में एंड सर्विस के बीच में, कि प्रोडक्ट और सर्विस को हम किस बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करें। ये होता है आपका बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। अब अगर आप बात करो तो आपके जो बुक है उसमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। एंड ये सब उन्हीं फीचर्स पर बेस्ड है जो आपने पढ़े हैं प्रोडक्ट्स में एंड सर्विसेज में। जैसे कि फर्स्ट आपका जो होता है फीचर, वो क्या था? सबसे मेन डिफरेंस था टैंजिबिलिटी का। टैंजिबिलिटी, अब टैंजिबिलिटी क्या कहती है पूरा आपको बताया गया है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, विच वी कैन फील, ठीक है। जो विजिबल है, जो हमें दिख रहा है, वो टैंजिबल होता है। तो आपको पता है प्रोडक्ट्स टैंजिबल होते हैं एंड सर्विसेज आपकी इनटैंजिबल होती हैं। सर्विसेज आपकी इनटैंजिबल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक पॉइंट आपको नोट करना है वो ये है कि प्रोडक्ट कैन बी चेक्ड बिफोर परचेज वाइल अ सर्विस कैन नॉट बी चेक्ड बिफोर परचेज। अब ये तो नॉर्मल सी बात है ना। देखिए, अगर आप कुछ सामान, कोई कार आप लेने जा रहे हो, ठीक है, आप कार परचेज करने जा रहे हो, तो आप डेफिनेटली शोरूम में जाके कार को अच्छे से चेक कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट ड्राइव भी आप ले सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि आपको कार कैसी लगी, एंड उसके बाद आपका मन करे तो आप परचेज करो। लेकिन अगर आप सर्विस लेने जा रहे हो, ठीक है, आप सर्विस को मतलब परचेज करने से पहले टेस्ट नहीं कर सकते हो। कैसे? अगर आप अपनी कार को रिपेयर करवाने जा रहे हो, ठीक है, तो सर्विस क्या है? सर्विस वही है जब आप रिपेयर करवाओगे एंड दैट पर्सन, जो भी पर्सन आपको रिपेयरिंग की सर्विस दे रहा है, वो आपकी कार को रिपेयर करेगा। तो सर्विस जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप यूज़ कर रहे हो उस पर्सन की, कि वो आपकी कार को रिपेयर कर रहा है, वो प्रोड्यूस भी उसी टाइम हो रही है जिस टाइम वो वर्कर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जो सर्विस वो एकदम साइमल्टेनियस आपका ये चलता रहता है। सर्विसेज क्या साइमल्टेनियसली होती है, इनका प्रोडक्शन एंड इनका कंजम्पशन साइमल्टेनियसली होता है। ऐसा नहीं कि उस पर्सन ने अपनी सर्विस बनाकर कहीं रख दी है एंड आपकी कार में आते हुए वो, जैसे कहते हैं ना कि मैजिक टाइप का होता है, एंड मैजिक करके उसको डाल दिया आपकी कार में। कैसे कर दिया कि भाई हाँ मेरी सर्विस थी, कार सही होगी आपकी, उसको आप देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। वो पर्सन जो है आपकी कार को एनालाइज करके और फिर उसमें रिपेयरिंग कर देगा, ठीक है। तो सर्विस, और उसके बाद जब अपनी कार को यूज़ करोगे आपको पता चलेगा सर्विस अच्छी थी कि ख़राब थी, ठीक है। आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को कर सकते हो, सर्विसेज को नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट था जो आपको इस वाले डिफ्रेंसिएशन में नोट करना था, ठीक है। अब मे बी जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये आपका आ सकता है एक्सप्लेन में, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट दिया गया, इसके बारे में बताओ। तो इस तरीके से आपके पॉइंट्स आते हैं। अब सेकेंड आपका आता है पेरिशेबिलिटी। अब देखो, ये जो आप ये बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिख रहे हो, पेरिशेबिलिटी, ये जो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिख रहे हो, इससे क्या हो रहा है? इससे आपके कीवर्ड्स भी आंसर में आ जा रहे हैं, ठीक है। जनरली क्या होगा, जब आप ऐसे नॉर्मली लिखना स्टार्ट कर दोगे प्रोडक्ट एंड सर्विस के बीच में डिफरेंस, तो जब आप वो लिखोगे तो आप मे बी आप इन टर्म्स को भूल जाओ, बट नंबर इन्हीं टर्म्स पे होते हैं, ठीक है। नंबर इन्हीं कीवर्ड्स पर मिलेंगे आपको, ठीक है। जनरली आप लिख दोगे कि प्रोडक्ट्स आर टैंजिबल, ठीक है, सर्विसेज आर इनटैंजिबल, ठीक है। कई बार आप पूरी कहानी लिख दोगे और टैंजिबल इनटैंजिबल लिखना भूल जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर इसलिए बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन एक और इसका फ़ायदा होता है। पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रॉय कोई चीज़ कितनी हो सकती है, ठीक है। जो ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगी वो पेरिशेबल होती है, जो नहीं आसानी से जल्दी डिस्ट्रॉय होगी वो नॉन पेरिशेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, तो क्या पेरिशेबल है और क्या नॉन पेरिशेबल है। तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके, प्रोडक्ट इज़ ड्यूरेबल एंड इट कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। क्या बताया गया यहाँ पे एक और वर्ड, कि प्रोडक्ट्स आपके ड्यूरेबल होते हैं, और ड्यूरेबल का मतलब है इसको आप स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। आप जाओगे, सेम वही कार खरीदने का एग्जाम्पल, आप कार परचेज करने गए, कार लेकर आप आ गए और उसको आप चलाओगे, 10 साल तक चलाओगे कार को, आप यूज़ कर लोगे, ठीक है।
और दूसरी कार लोगे, दूसरी कार खरीदोगे, उसको कई साल तक यूज़ करोगे। क्या सर्विसेज जो आपने रिपेयर सर्विसेज ली थी, क्या उनके साथ भी सेम केस है? ऐसा नहीं होता है। या फिर अगर जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा था इन द फीचर्स ऑफ सर्विसेज कि बस की जो सीट होती है, ठीक है, एक बस है जिसमें 40 सीट्स हैं पर उसमें 35 पैसेंजर्स बैठे हैं और बस ए प्लेस से बी प्लेस तक जा रही है। 40 सीट्स हैं बस में, 35 पैसेंजर्स बैठे हैं, 10 सीट्स वेकेंट है। तो ये जो ए से बी तक बस ने सर्विस प्रोवाइड करी, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करी? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करी। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करी फ्रॉम ए टू बी, जिसमें 10 सीट्स खाली रह गई थी, वेकेंट थी, तो उन सीट की वो जो सर्विस थी उस पर्टिकुलर टाइम की, क्या वो कोई पर्सन या वो 10 लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो सर्विस ख़त्म हुई, वो जैसे ही वो सर्विस का जो टाइम पीरियड था जिसमें वो मिलनी थी वो ख़त्म हो गई, प्रोडक्शन कंजम्पशन सेम टाइम पे हो गया, आफ्टर दैट सर्विस कैन नेवर बी यूज्ड अगेन। ठीक है, पर कार जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप बार बार यूज़ कर सकते हो बिकॉज ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। नाउ प्रोडक्ट्स में भी एक और केस आता है जहाँ पर कुछ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आसानी से। जैसे अगर आप फूड आइटम्स की बात करो, मिल्क हो गया, ठीक है, आप फ्रूट्स की बात करो, फ्रूट्स भी अगर आप उनको अच्छे से स्टोर नहीं करोगे तो कुछ दिन बाद वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, फ्रेश नहीं रहते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो पेरिश कर जाते हैं। लेकिन अगर आप वैसे प्रोडक्ट्स की बात करो जो ब्रांडेड हैं एंड ऑल दैट, तो उसमें क्या उनकी पेरिशेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे आजकल देखो फूड प्रोडक्ट्स में भी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उनको भी ड्यूरेबल बनाया जा सकता है कि कई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेरिशेबिलिटी वाला डिफरेंस था। अब थर्ड जो डिफरेंस आता है, हाँ, तो इसमें ये है कि ये ड्यूरेबल है, ये स्टोर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स जो है दे आर नॉट पेरिशेबल एंड सर्विसेज आपकी पेरिशेबल होती है। क्यों होती है पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो ये होती है ओनरशिप। ओनरशिप क्या होती है? ओनर किस चीज़ का, कौन ओनर है, ठीक है। तो ओनरशिप वाला भी आपको डिफरेंस बताया गया था कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये मार्कर था, ठीक है, अभी ये मार्कर मेरे पास है तो इसके ओनर हम हैं, ठीक है। जब ये मार्कर जिस शॉपकीपर के पास था जहाँ से ख़रीदा गया है, उस टाइम इस मार्कर का ओनर वो शॉपकीपर था। क्यों? क्योंकि उस शॉपकीपर ने किसी होलसेलर से मार्कर ख़रीदा होगा। जब ये मार्कर किसी होलसेलर के पास था तो इसका ओनर वो होलसेलर होगा, क्योंकि उसने पैसे देकर प्रोड्यूसर से ये मार्कर ख़रीदे होंगे। और जब प्रोड्यूसर ने बनाए होंगे ये मार्कर, जब होलसेलर को नहीं बेचा होगा, उस टाइम पीरियड तक प्रोड्यूसर इसका ओनर था। तो प्रोडक्ट्स में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती रहती है। प्रोड्यूसर से होलसेलर को मिली, होलसेलर से रिटेलर को मिली, रिटेलर से कस्टमर को मिल गई, ठीक है। और ओनर जो होता है प्रोडक्ट का, वो उस प्रोडक्ट के साथ उसको जो करना करे, ठीक है, यूज़ करना करे, नहीं करना ना करे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि ओनर क्या है, ठीक है, ओनर कौन है प्रोडक्ट का। लेकिन अगर आप सर्विसेज की बात करो तो सर्विसेज में जो ओनर है सर्विस का, आप उसको सर्विस से अलग नहीं कर सकते हो। प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट का ओनर होता है उसको आप अलग भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर मेन ओनर था, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है उसको आप इससे अलग कर सकते हो, प्रोडक्ट से अलग हो गया, इसका ओनर बदलता रह गया, ठीक है। प्रोड्यूसर से होलसेलर को मिला और ऐसे करके कस्टमर को मिल गया। लेकिन जो सर्विस है उसको आप उसके प्रोड्यूसर से, जो सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, उससे अलग नहीं कर सकते हो। क्यों? जैसे कि आप कार का एग्जांपल लो, जो कार है, जैसे मारुति की कार अगर आपने परचेज़ करी है, तो जब तक वो शोरूम में थी वो प्रोड्यूसर की थी, ठीक है, उसके खुद के शोरूम से, भाई उसने अपने रिटेल आउटलेट्स खोले थे एंड वो उसकी प्रोड्यूसर की थी वो कार, बिकॉज ओनर वो था उस कार का, ठीक है। जिस टाइम आपने वो कार परचेज कर ली, वो कार आपके घर आ गई एंड अब आप उसके ओनर हो, ठीक है। आपको वो कार किसी और को सेल करनी है, आप सेल कर दोगे तो वो उसका ओनर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्विस की बात करो, आप रिपेयर सर्विस की बात करो, जब अपनी कार को रिपेयर करवाने ले जाओगे तो वहाँ पर जो पर्सन आपको रिपेयर की सर्विस देगा वो क्या उससे अलग हो जाएगा? या फिर अगर आप दूसरा एग्जाम्पल दो, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो कि जैसे कि आप जाते हो, ठीक है, आप टैक्सी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जब टैक्सी यूज़ करके एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते हो तो टैक्सी को जो ड्राइव कर रहा है, टैक्सी आपको कौन सी सर्विस दे रही है? ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही है, ठीक है, ट्रैवल करने की। ट्रांसपोर्ट सर्विस कैसे मिल रही है? क्योंकि टैक्सी को कोई ड्राइव कर रहा है, कोई उसका ड्राइवर है। तो वो जो ड्राइवर है उस ट्रांसपोर्ट सर्विस का ओनर वो ड्राइवर है, क्योंकि दे तो वही रहा है, सर्विस तो वही प्रोवाइड कर रहा है। अब क्या उस सर्विस को जो आपको मिल रही है ए से बी तक, क्या उसको आप उस ड्राइवर से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो ड्राइवर साइमल्टेनियसली सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है बाय ड्राइविंग दैट टैक्सी एंड उसी टाइम पे आपको सर्विस मिल रही है उस टैक्सी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने की,
ठीक है। तो सर्विस में आप सर्विसेज को ओनर से अलग नहीं कर सकते हो, प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि ओनरशिप के बेसिस पे क्या डिफरेंस आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस में। तो ये है कि जब कोई प्रोडक्ट को बाय करता है, वन हु बाइज द प्रोडक्ट बिकम्स द ओनर, ठीक है। एंड सर्विसेज में आपको लिखना है व्हेन वन बाइज अ सर्विस वन डज नॉट बिकम इट्स ओनर। ठीक है, आपने उस सर्विस के लिए भी पेमेंट करी, आपने इधर कार खरीदी, कार के लिए भी पेमेंट करी, आपने टैक्सी ड्राइवर से आपने ट्रैवल की सर्विस ली, टैक्सी यूज़ करी, आपने उस ड्राइवर को भी पेमेंट करी, पर क्या ड्राइवर को पेमेंट करते ही वो टैक्सी आपकी हो गई या आप टैक्सी ड्राइवर बन गए, आपको जॉब मिल गई? नहीं मिली, ठीक है, प्रोडक्ट आपको मिल गया, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब अगर हम देखें फोर्थ डिफरेंस, तो वो है इनसेपरेबिलिटी का। देखो ये भी आपको ओनरशिप से रिलेटेड है, इनसेपरेबिलिटी। सेपरेबिलिटी का क्या मतलब है? जिसको अलग किया जा सकता है, ठीक है, सेपरेबल, सेपरेट कर देना, जिसको अलग किया जा सकता है, सेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का क्या मतलब है? जिसे अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इनसेपरेबिलिटी में कह रही कि प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं उसके प्रोड्यूसर से। जैसे जो कार का प्रोड्यूसर है वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होगा जब कस्टमर वो कार को खरीद रहा होगा, लेकिन एक सर्विस को उसके ओनर से, सर्विस प्रोवाइडर से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेम वही एग्जांपल, जब आप टैक्सी से ट्रैवल करोगे तो टैक्सी ड्राइवर का वहाँ होना ज़रूरी है, ठीक है, कि प्रोड्यूसर का जब वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जहाँ पर भी है या फिर सर्विस जहाँ पर भी है, उस पूरे टाइम पीरियड में जब तक वो है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर का होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट को, उसके प्रोड्यूसर को उसके प्रोडक्ट से सेपरेट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट को बना दिया एंड वो प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से होकर एंड स्टेज पर आ गया, कस्टमर का भी हो गया, एंड जब कस्टमर वो उस प्रोडक्ट को खरीदने जाता है, जैसे कार आप खरीदने गए शोरूम में, वहाँ वो प्रोड्यूसर कार का नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से अलग कर सकते हो, लेकिन जब आप एक टैक्सी यूज़ कर रहे हो ट्रैवल करने के लिए, तो उस टैक्सी में जब तक वो सर्विस प्रोवाइडर, टैक्सी ड्राइवर प्रेजेंट नहीं होगा तो आप उस सर्विस को यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी होटल में जा रहे हो एंड होटल में स्टाफ नहीं प्रेजेंट है आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो आप वो सर्विस यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, बस ड्राइवर नहीं प्रेजेंट है, देन सेम सिचुएशन, सर्विस आप नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है इन केस ऑफ सर्विसेज, बिकॉज सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं दे आर इनसेपरेबल, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोड्यूसर एंड जो प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्ट जो है ये होते हैं सेपरेबल, एंड सर्विसेज एंड सर्विस प्रोवाइडर ये होते हैं आपके इनसेपरेबल, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ डिफरेंस था। तो 4 डिफरेंस अभी हमने देख लिए। फर्स्ट आपका था टैंजिबिलिटी, ठीक है, प्रोडक्ट्स टैंजिबल, सर्विसेज इंटैंजिबल। सेकंड है पेरिशेबिलिटी, कि किस तरह कितना वो कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक यूज़ करते हैं, इनको स्टोर किया जा सकता है। सर्विसेज पेरिशेबल होती है, इनको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। ओनरशिप, तो जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट को परचेज करता है वो उसका ओनर बन जाता है। एंड सर्विस के केस में जब कोई सर्विस को परचेज करता है तो वो उसका ओनर नहीं बनता है। सेपरेबिलिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से अलग किया जा सकता है, लेकिन सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके 4 थे डिफरेंसेस जो हो गए हैं। अभी और इसमें आपके दिए गए हैं बहुत ही सिंपल डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस में भी अगर आप जैसे डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मेरा सजेशन है कि आप 4 डिफरेंसेस लिख कर आओ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 डिफरेंसेस लिख कर आओ। इससे क्या होगा, बाई चांस आपका एक डिफरेंस गलत लगा, थोड़ा सा उसमें फॉल्ट हो गया, या फिर मे बी एग्जामिनर को नहीं सही लगा, तो वो क्या करेगा, वो एक एक्स्ट्रा उसके पास रहेगा मार्क्स देने के लिए, ठीक है। तो आप एक सेफर साइड पे रहोगे। तो 2 मार्क्स का तो 3 डिफरेंस लिख के आओ, 3 मार्क्स का तो 4 लिख के आओ, एंड 5 मार्क्स का तो डेफिनेटली 6 लिख कर आओ, ठीक है। 6 या 7 लिख दो जाके, ठीक है।